छात्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने इस पाठ के लेखक पूर्ण विश्राम इस पाठ के लेखक सत्यकाम विद्यालंकार है, इनका परिचय देखा था। आज हम पाठ पढ़ना आरंभ करेंगे। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम। जैसे कि हमने देखा कि ये एक हास्य व्यंग कहानी है पर किस तरह की है? हास्य व्यंग कहानी है। तो हम पाठ पढ़ते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। लेखक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लेखक डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने क्या किया, जो बीपी ब्लड प्रेशर चेक करने का जो साधन होता है उसका कपड़ा लेखक के बाह पर लपेटा और उस रबड़ की थैली को उसमें हवा फूंकी और फिर लेखक की नाड़ी देखी। और फिर देखकर डॉक्टर ने लेखक से क्या कहा कि कुछ सीरियस यानी कोई गंभीर बीमारी नहीं है या कोई चिंताजनक बात नहीं है। आप बस क्या कीजिए, दफ्तर से यानी ऑफिस से छुट्टी लेकर आप बाहर हो आइए। आप अगर विश्राम लेंगे तो ये विश्राम आपको क्या कर देगा, पूरी तरह से निरोग कर देगा यानी निरोगी बना देगा। पर डॉक्टर ने एक हिदायत दी कि विश्राम कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण विश्राम आपको लेना है। यानी डॉक्टर के कहने का मतलब ये था कि घर पर विश्राम नहीं मिल सकता है, इसलिए विश्राम अगर लेना है तो आपको कहीं बाहर जाना होगा, घर से दूर कहीं बाहर जाना होगा, तभी आपको पूर्ण विश्राम मिल सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर लेखक की पत्नी बड़ी खुश हुई। क्यों खुश हुई होगी? क्योंकि उसे लगा होगा चलो इसी कारण से सही कहीं बाहर घूमने जाने के लिए मिलेगा। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। जैसे ही लेखक डॉक्टर के यहाँ से घर गए तो उन्होंने अपनी श्रीमती यानी पत्नी से कह दिया कि कहाँ जाएंगे हम? जूहू। मुंबई में जूहू बीच है, समंदर का किनारा है जूहू में, तो उस जूहू बीच पर हम जाएंगे। कितने दिनों के लिए जाने वाले थे लेखक? 2 दिनों के लिए। वह भी किस लिए? पूर्ण विश्राम करने के लिए। विश्राम यानी आराम। अब डॉक्टर ने कह ही दिया था कि विश्राम करेंगे, आराम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप पूरी तरह से निरोगी हो जाएंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा थी। चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। लेखक जब जाने वाले थे तो उसके एक दिन के बाद ही क्या थी? पूर्णिमा थी। और चांदनी रात, पूरी तरह से पूर्णिमा की चांदनी रात का मज़ा, पूरे चांद को देखने का जो एक आनंद, एक जो सौंदर्य होता है, वह कहाँ पर होगा या ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आएगा इस चांदनी रात का? तो जूहू के बीच पर ही आएगा। तो लेखक के पत्नी ने एक दिन पहले आधी रात से ही क्या कर दी, जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेखक की पत्नी ने कितने बजे का अलार्म बेल लगा दिया? 2 बजे का। और वह तो खुद स्वयं यानी खुद 2 से पहले ही यानी अलार्म बजने से पहले ही वह उठ बैठी और कुछ लिखने लगी। नोट करना यानी लिखना। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथों में दी। अब जाने की तैयारी करनी थी जूहू पर, तो क्या क्या तैयारी करनी है इसकी सूची उन्होंने, इसकी लिस्ट बना ली और लेखक के हाथों में दी कि क्या क्या लाना है, क्या साथ ले जाना है। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। यानी सूची बनाई, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या लाना है, क्या साथ ले जाना है, वो सूची लेखक के हाथों में दे दी। पर जब गैरेज में गई और गैरेज में फिर और उन्होंने और कुछ चीज़ें उसमें जोड़ दी, जैसे कि मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन, 1 गैलन यानी लगभग 4 लीटर, तो 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी उस सूची में क्या कर दी, लेखक के पत्नी ने लिख दी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। आराम करने के लिए जाने वाले थे, पर 2 दिन पहले से ही तैयारी क्या हो गई इनकी, शुरू हो गई। यानी काम तो इनका क्या हो गया, और बढ़ गया। लेखक कहते हैं दिन भर मैंने दौड़ धूप, पायधुनी यानी
चल कर गए लेखक जैसे मराठी में हम पाय पीट कहते हैं ना, तो उसी को हिंदी में पाय धुनी कहते हैं। तो दौड़ धूप कर कर दिन भर लेखक एक मिस्त्री को लेकर आए और सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। यानी दरवाजे की चटकनियाँ, कुंडी जो लगाने की होती है खिड़कियों की, दरवाजे की, वह अब घर छोड़कर जाना है 2 दिन के लिए घर से दूर, तो घर के दरवाजे वह उसकी ठीक मजबूत होने चाहिए, उसकी चटकनियाँ लगनी चाहिए ठीक तरह से घर की सुरक्षा के लिए। तो इसके लिए वो मिस्त्री लेकर आए दिन भर दौड़ धूप कर कर, और मिस्त्री भी सुबह से शाम तक उन चटकनियों को नीट करने में लगा था। तो 4 में से 2 ही खिड़कियों की चटकनियाँ कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। फिर मोटर की जो सूची में लेखक के पत्नी ने मोटर के लिए जो ज़रूरी सामान लिखा था, लेखक कहते हैं वो लाते लाते रात तक तो दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी, यानी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। इसीलिए डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने इस दिल की धड़कन को ठीक करने के लिए ही, यानी वो सामान्य हो, इसलिए ही डॉक्टर ने ये सलाह दी थी कि पूर्ण विश्राम कीजिए, और पूर्ण विश्राम घर में नहीं मिल सकता तो घर से ज़रा बाहर कहीं जाएंगे तो घर के झंझटों को भूलकर, घर की परेशानियों को भूलकर शरीर मन पूरी तरह से विश्राम कर लेगा। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। अब दूसरे दिन निकलना था सुबह। अब रात को ये सारा दिन तो सुबह जल्दी से लेकर पूरा दिन रात तक काम में ही चला गया, दौड़ धूप में ही चला गया। तो ये दौड़ धूप देखते हुए लेखक की पत्नी ने लेखक को दिलासा दिया कि आज तो बहुत दौड़ धूप हो गई, पर कर जुहू पर क्या कर लेंगे, दिन भर हम विश्राम कर लेंगे। अब यानी चिंता मत करो, आज बहुत काम हुआ, आज बहुत दौड़ धूप हुई, तो जुहू बीच पर कल दिन भर विश्राम कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, आज की सारी थकावट दूर हो जाएगी। यानी आश्वस्त करने लगी वो अपने पति को एक तरह से। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अपने कर कमलों से, यानी यहाँ पर एक विशेषण दिया गया है कि कमलों जैसे, कमल के जैसे हाथों से, कर यानी हाथ, कमल जैसे हाथ, विशेषण हाथों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो लेखक की पत्नी ने अपने हाथों से क्या किया, अलार्म सेट किया, घड़ी की घंटी घुमाकर अलार्म लगा दिया। वो कितने बजे का लगा दिया, सुबह के 5 बजे का, क्योंकि दूसरे दिन लेखक को अपनी पत्नी के साथ पूर्ण विश्राम करने के लिए जुहू बीच पर जाना था। अलार्म लगा दिया पर वह सोई नहीं, खुद पहले फिर बाहर गई, गैरेज में गई, मोटर का मुआयना यानी निरीक्षण किया मोटर का कि वह ठीक है क्या। ये तसल्ली यानी अपने मन को एक तसल्ली दी कि सूची में लिखा हुआ सामान पूरा आया है कि नहीं, ये देखा, अपने मन की तसल्ली कर ली और वह सोने के लिए चली गई। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने क्या किया, शोर मचाया कि अब उठ जाओ। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम यानी अंतिम, यानी अभी 5 बजे उठ गए, अभी रोशनी हुई ही नहीं थी, सूरज उगा भी नहीं था, तब तक इनकी तैयारी जोर शोर से शुरू हुई और अब ये अंतिम सीमा पर आई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, पर स्टोव, लेखक की पत्नी ने स्टोव चलाया होगा चाय वो पीने के लिए, पर स्टोव को भी जैसे आज ही क्या करना था, धोखा देना था। वो क्या करने लगा, वह हर मिनट बुझने लगा, यानी ठीक से स्टोव चला ही नहीं। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौंकनी करने में चला गया। वो ठीक से नहीं चल रहा था, हर मिनट वो बुझने लगा था, इसलिए आधा घंटा उसमें फिर से तेल भरा गया। धौंकनी करना यानी उसमें हवा भरना, तो यह करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया, पर इतना कर कर भी स्टोव ठीक से नहीं चला। तो फिर आखिरकार लेखक और उनकी पत्नी ने चाय पीने का प्रोग्राम ही क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। और हम दत्तचित्त होकर तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त यानी एकाग्र होकर फिर से जुहू जाने की तैयारी में लग गए। चाय पीना भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। लेखक क्या कहते हैं, वाटरलू के युद्ध पर जाने से पहले शायद नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इतनी तैयारी नहीं की थी जितनी तैयारी हम पूर्ण विश्राम करने के लिए
जुहू बीच पर जाने के लिए कर रहे थे। यानी हास्य व्यंग्य कहानी है कि लेखक को इस कहानी के ज़रिए लेखक बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे रोज़ की दिनचर्या में न जाने इतने झंझट होते हैं, इतनी परेशानियां होती है, इतनी भागदौड़ होती है कि इंसान विश्राम करना चाहता भी है तो भी पूरी तरह से कभी विश्राम वो नहीं कर पाता, क्योंकि शारीरिक रूप से भी हम विश्राम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हजारों झंझटें होती है कि ये करना है, वह करना है, या कुछ रह गया, या चिंताएं, परेशानियां, ये सारी बातें हमारे दिमाग में जैसे क्या करते हैं, भीड़ करने लग जाते हैं। यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विश्राम करना बहुत हमारे लिए कैसा होता है, मुश्किल होता है। यानी जीवन की झंझटें हमें क्या करने नहीं देती है, विश्राम, आराम करने नहीं देती है, क्योंकि ये मन से निकलती ही नहीं है। और यही बात लेखक इस कहानी के ज़रिए हमें बता रहे हैं कि किस तरह से विश्राम करने के लिए जाना था तो उसके पहले न जाने कितनी तैयारी में उसकी डबल भाग दौड़ हो गई। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी अक्सर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। लेखक ने क्या, महत यानी बड़ी बड़ी। अब ये जुहू बीच पर विश्राम करने के लिए जाना भी बहुत बड़ी योजना थी लेखक के लिए, और लेखक कहते हैं ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जब हम पूरी करने के लिए जाते हैं तो हम पति पत्नी एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं कि बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। लेखक क्या कहते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करना, मदद करना हमारे जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। सहयोग यानी एक दूसरे की मदद करना, ये सहयोग किस मन वचन और कर्म तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। यानी सहयोग किस तरह से करना है, ये बात मैं नहीं भूला था, और हर तरह से मैं अपने पत्नी को मदद कर रहा था और पत्नी मुझे मदद कर रही थी। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी। किस तरह से अब लेखक और उनकी पत्नी एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, देखो, क्योंकि उन्हें विश्राम, वो भी कैसा विश्राम करना था, पूर्ण विश्राम करना था, करने के लिए जाना था, तो एक दूसरे की मदद कर कर वो क्या कर रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। यानी जो जो वो याद दिलाती वह मानकर फिर और कुछ पत्नी को याद दिलाने का काम लेखक खुद भी कर रहे थे। यानी पत्नी इनको क्या लेना है क्या नहीं, इसकी याद दिला रही थी इन बातों की, तो लेखक भी पत्नी को उसी तरह से कुछ याद दिलाकर, जैसे वह इन पर वो बातें बताकर, कुछ बातें याद दिलाकर उपकार कर रही है, वैसे ये भी क्या कर रहे हैं, पत्नी को कुछ बातें याद दिला रही है। जैसे इस काम में दोनों एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। हाथ बटाना यानी मदद करना। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। लेखक ने पत्नी को क्या याद दिला, पूड़ियाँ ली है तो पूड़ियों के साथ क्या रखना मत भूल जाना, मिर्ची का अचार, क्योंकि वो अच्छा लगता है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। तो लेखक की पत्नी ने कहा, अरे मैं अचार तो रख लूंगी पर तुम साथ में क्या करो, आज आया हुआ समाचार पत्र रखो, वो मत भूल जाना, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अब आज पढ़ने के लिए समय नहीं है तो वहाँ पर जुहू बीच पर जाकर पढ़ेंगे, तो वो समाचार पत्र लेना न भूलना। ये पत्नी ने लेखक को याद दिलाया। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। तो लेखक ने कहा, हाँ मैं समाचार पत्र तो रख लूँगा पर तुम क्या लेना, वह गुलबंद यानी मफलर, जो सर्दी में हम सर्दी के दिनों में सर्दी से, ठंड से बचने के लिए कानों पर लपेटते हैं, गले में, कानों पर, तो वह मफलर लेना तुम भूल ना जाना। जो कब लेकर आए थे लेखक, पिछले साल कश्मीर से लेकर आए थे। और वो मफलर लेने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि जुहू पर बड़ी सर्द यानी ठंडी हवा चलती है। तो उनकी पत्नी कहती है, गुलबंद तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। तो लेखक की पत्नी कहती है, मैं गुलबंद यानी मैं मफलर तो रख लूंगी पर तुम बेदिंग यानी बाथिंग सूट, जो समंदर में या बीच पर जब नहाते वक्त जो बाथिंग सूट पहना जाता है, उसी के लिए बेदिंग शब्द आया हुआ है, तो ये सूट रखना न भूल जाना, क्योंकि ये सूट नहीं लेकर जाएंगे तो हम समंदर के पानी में नहीं जा पाएंगे और वह धरा रह जाएगा, नहाने की इच्छा। और तुम कहीं रबड़ कैप
भूल गई तो गजब हो जाएगा। तो बदले में और कुछ लेखक भी पत्नी को याद दिला रहे हैं। और वो क्या याद दिलाते हैं? रबर की जो कैप है जो सिर पर पहनी जाती है जिससे बाल गीले न हो, तो वह ये रबर कैप लेना न भूलना, वरना गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। लेखक की पत्नी कहती है रबर कैप तो मैं रख लूंगी, पर तुम भी कुछ रख लो। और वो क्या रखना था? नोट पेपर, कुछ लिखने के लिए पेपर, लिफाफे, लिखे हुए पेपर लिफाफे डालकर भेजने के लिए, और राइटिंग पैड भी रख लेने के लिए कहती है, कहीं राइटिंग पैड रखना ना भूल जाओ। तो लेखक कहते हैं राइटिंग पैड का क्या करोगी? तो लेखक पूछते हैं कि राइटिंग पैड यानी लिखने का पैड क्यों चाहिए वहाँ पर? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। राइटिंग पैड क्यों चाहिए था लेखक की पत्नी को? क्योंकि वह कहती है कि माँ की चिट्ठी कई दिन से आई हुई है और घर में तो काम से फुर्सत नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता है, तो जूहू बीच पर खाली समय मिलेगा क्योंकि हम वहाँ पर आराम करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पर बैठकर माँ को चिट्ठी लिख लूँगी और माँ की आई हुई चिट्ठी का जवाब दूंगी। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? साथ ही साथ और क्या पति को याद दिलाती है लेखक को उनकी पत्नी कि ज़रा तुम्हें आई हुई यानी अपने वाचकों की आई हुई चिट्ठियाँ भी तुम रख लो, क्योंकि वहाँ पर वह आई हुई चिट्ठियों के जवाब पढ़कर वहाँ पर तुम दे सकते हो। चिट्ठियाँ यहाँ रह गई तो उसके अनुसार जवाब तुम वहाँ नहीं दे पाओगे, इसलिए फिर वह चिट्ठियाँ लेने के लिए भी लेखक की पत्नी याद करती है पति को अपने। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। और क्या लेने के लिए कहती है कि बिजली का बिल और बीमा भरने की जो नोटिस है तो उनका भुगतान भी करना रह गया है, तो साथ में उसे भी ले लो। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। और क्या रखने के लिए कहती है लेखक की पत्नी कि धूप अगर ज़्यादा होती है तो तुम्हारे सर का दर्द क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो छतरी भी रख लेना। इनकी लिस्ट तो क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है। तो लेखक कहते हैं अच्छा बाबा रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। लेखक और क्या याद दिलाते हैं? क्योंकि एक सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं ना दोनों, तो एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि क्या क्या साथ में लेना है। तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक की पत्नी कहती है कि छतरी ले लो, क्योंकि धूप अगर बढ़ गई तो फिर सिर का दर्द भी बढ़ जाएगा। तो लेखक भी याद दिलाते हैं कि धूप की छतरी तो धूप से बचने के लिए छतरी तो मैं ले लूँगा, पर तुम भी धूप से बचने के लिए क्या करो? क्रीम ले लो। तो सनस्क्रीन क्रीम होती है ना, धूप से वो लगाते हैं तो धूप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे त्वचा की हानि नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि वो सनस्क्रीन लोशन या क्रीम भी रख लो, क्योंकि अगर वह नहीं लोगी और तेज़ धूप लगेगी तो त्वचा पर क्या हो जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे शाम तक, क्योंकि वहाँ पर करारी यानी वहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती है तो जा रही थी कि रख लूँगी। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे चीज़ों को याद करने में, रखने के लिए। अब लेखक इतनी सारी बातें पत्नी को बताती है, वही हर बात को कहती है कि हाँ मैं रख लूँगी, पर तुम ये रख लेना। पर वह रख लूँगी कह रही थी, पर उनमें से एक भी चीज़ वह नहीं ढूंढ रही थी या वह नहीं रख रही थी, बल्कि वह ढूंढ क्या रही थी? नेल कटर ढूंढ रही थी, क्योंकि नेल कटर भी वहाँ पर साथ में ले जाना था। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। कैंची, ब्रश, ये चीज़ें जो जो जिसकी सूची बनाई थी वो तो मिल गई थी, पर घर में अब क्या नहीं मिल रहा था लेखक की पत्नी को? नेल कटर, जिसके कारण वो बहुत घबराई हुई थी। नेल कटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें रख लो। तो लेखक ने पत्नी को कहा कि जाने दो, नेल कटर नहीं मिल रहा है तो ठीक है, पर बाकी की चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। ये कहते कहते बाकी की चीज़ें पत्नी को गिनाते हुए, उसकी याद की गई चीज़ों को रखने का आश्वासन देते हुए ये लेखक क्या कर रहे थे? नया अखबार आया हुआ लेखक ने रख दिया, साथ ही साथ 2-3 किताबें लेखक ने कुछ ऐसी किताबें थैले में भर दी
कि जो समालोचना के लिए आई हुई थी। समालोचना यानी समीक्षा करना या आलोचना करना, यानी उस किताब के गुण दोष इसके बारे में बताना। तो कुछ किताबें लेखक के पास आई थी कि जिसकी समालोचना करनी थी और लेखक को समय नहीं मिला था घर पर। तो लेखक ने सोचा कि जुहू बीच पर जाकर मैं क्या करूँगा, इन किताबों को पढ़कर उसकी समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। तो लेखक ने कुछ किताबों में से 3 किताबें थैले में भर दी। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी, है ना। धुन सवार होना मुहावरा है, लगन लगना। और कई दिनों से लेखक के मन में कविता करने की इच्छा निर्माण हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, यानी छोटी छोटी कतरनें जिन पर लेखक ने कुछ लिख कर रखा हुआ था, तो ये इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो लेखक ने ये कतरनें भी क्या कर ली, साथ में रख ली, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। ये कतरनें भी फिर लेखक ने थैले में भर दी, क्योंकि लेखक को लगा जुहू बीच का माहौल, वहाँ का सौंदर्य कुछ अलग ही है, और वहाँ पर मन भी कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि हम आराम करने के लिए जा रहे हैं। और जुहू पर काव्य प्रेरणा अच्छी मिल सकती है, यानी कविता करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है, वो माहौल होगा। इसलिए फिर वो छोटी छोटी कतरनें, कटी हुई वो कागज़ के टुकड़े जिन पर लेखक ने कविता जो कुछ याद आया हुआ होगा वो लिखा था, वो कतरनें भी लेखक ने ले ली। बच्चों, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।